नमस्कार, मेरा नाम शाम्भवी इच्छा है और ITMI एक्सपर्ट टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच पत्रकारिता जगत के जाने माने पत्रकार मंजीत ठाकुर सर उपस्थित हैं। मंजीत सर ने अपना पत्रकारिता का जगत का सफ़र पहले नव भारत टाइम में रिपोर्टर के तौर पर, फिर DD न्यूज़ में विशेष संवाददाता और अब इंडिया टुडे में विशेष संवाददाता के पद पर हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि ये हमारे शिक्षक भी हैं। मंजीत सर ने पुस्तक संपादन, पटकथा लेखन, फिल्म लेखन और वेब सीरीज के लेखन किया है। प्रसारण, कथाकारिता, समाचार लेखन और हिंदी अनुवाद और संपादन में वे कुशल हैं। ये जो देश है मेरा, फलक, फेसबुक पर लिखी लघु कथाएं जैसी पुस्तकें भी इन्हीं की लिखी हुई हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता VS नायपॉल की लॉस ऑफ एल डोराडो जैसी कई सारी किताबों का हिंदी अनुवादन भी किया है। लगभग 16 साल से पत्रकारिता जगत में अपनी कलम के जरिए कभी इस देश की हकीकत को आम जनमानस से रूबरू कराया, तो कभी भारतीय रेडियो जगत में प्रसिद्ध यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में कार्यक्रम में मंजीत सर ने सतरंगी, प्रतीक्षा, रावणेश्वर जैसी कहानियों से जनता का मन जीता है। मंजीत सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शाम्भवी, इतना इंट्रो आपने मेरे बारे में बताया, परिचय बताया, इतना तो मुझे भी नहीं मालूम था। सर, तो आज का हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि जैसे हर महान शख्सियत की एक यात्रा होती है, और इसी से मेरा पहला सवाल जुड़ा है कि आप कब और कैसे इस मीडिया जगत में रुचि आई और कैसे आपने अपनी यहाँ की जर्नी स्टार्ट की। महान शख्सियत तो कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ये है कि कुछ लोग जानते हैं, काम की वजह से जानते हैं, और थोड़ा बहुत काम जो किया है वो अच्छा लगा है मुझे। रुचि इसलिए जगी क्योंकि जिस समय हम लोग अपने कॉलेजेस से बाहर निकल रहे थे, उस समय मीडिया का भी विस्तार हो रहा था अलग तरीके से। 2003-04 का जो समय था, तो हमने सोचा कि हम भी पत्रकार बनेंगे, और दोस्तों ने बताया कि एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से पढ़ के लोग पत्रकारिता करते हैं और सीखते हैं, और उस इंस्टीट्यूट का नाम था भारतीय जनसंचार संस्थान, जिसको आप IIMC के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ से बहुत सारे बड़े पत्रकार, उस ज़माने के जो बड़े नाम थे, दीपक चौरसिया थे, रवीश कुमार, इसके अलावा बहुत सारे नाम, विनोद दुआ, इन सबको हम लोग टेलीविज़न पे देखते थे और लगता था कि इस तरह का काम भी करना चाहिए, क्योंकि करियर के जिस इलाके से हम आते हैं, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश वाले इलाके से, वहाँ पर करियर का सबसे बड़ा विकल्प होता है कि लोग या तो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह UPSC की परीक्षा पास कर ली जाए। तो हमारी ज़्यादा रुचि नहीं थी उस तरफ, तो हमने, और ऐसा लगता था कि मैं लिख सकता हूँ। DNA में होता है, वायरस होता है एक, जो लिखने का वायरस, वो खींच कर ले आता है आपको। तब फिर हमने एडमिशन लिया और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो बहुत सारे लोग, कोई एक प्रेरणा स्रोत तो नहीं थे। शेखर गुप्ता या कुलदीप नैयर, इन सब के इन लोगों के, या सिद्धार्थ वरदराजन है, या P साईनाथ है, इन सब लोगों के आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते थे। बहुत सारे अखबार, उस समय ज़माना था लोग बहुत अखबार पढ़ते थे, और हिंदू हो या एशियन एज हो, MJ अकबर थे। तो इन सब लोगों की जो पत्रकारिता थी, इन सब से थोड़ा प्रभावित हुआ कि अच्छा लिखना भी चाहिए। और टेलीविज़न का चूँकि उस समय उत्थान बहुत तेज़ी से हो रहा था, तो इसलिए लगा कि टेलीविज़न में काम करना चाहिए। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। जैसे हम सभी के जीवन में एक प्रेरणा स्रोत होता है, और आप भी जब आप इस दुनिया में या मीडिया जगत में जब पहली बार आए थे, तो आपका भी कोई प्रेरणा स्रोत था? प्रेरणा स्रोत मैंने कहा जैसा कि एक नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग, प्रभाष जोशी जनसत्ता के संपादक थे, वो एक साथ राजनीति पर और क्रिकेट पे बहुत अच्छा लिखते थे। तो लिखने की प्रेरणा प्रभाष जोशी से मिली मुझे, और अच्छा लिखने की मतलब। और बहुत सारे लोग, जो मैंने कहा जैसा कि कलकत्ते से एशियन एज बहुत पॉपुलर था, टेलीग्राफ बहुत पॉपुलर अभी भी है, और द हिंदू एक दिन बाद आता था, चेन्नई संस्करण हमारे इलाके में। तो वहाँ पर हम जब देखते थे कि किस तरह से ग्रामीण और ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता हो रही है, तो उसने प्रभावित किया। कोई एक व्यक्ति प्रेरणा स्रोत नहीं था। आपको जैसे अभी 16 साल होने को आ रहे हैं मीडिया में काम करते करते, तो आपने कई जगह गए होंगे, रिपोर्टिंग की होगी, तो आपका कोई ऐसा मनपसंद किस्सा है जो आपके पत्रकारिता जीवन से, जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? मनपसंद किस्सा इसलिए मैं कहूँगा कि मैं बुंदेलखंड मैंने बहुत बार कवर किया।
बुंदेलखंड में उस ज़माने में जब जिस समय में मैं गया 2010-11 की बात है, उस समय जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड 2 हिस्सों में है, मध्य प्रदेश में भी कुछ ज़िले हैं उसके और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ज़िले हैं झांसी की तरफ। तो हाँ, तो जो उन इलाकों में जब मैं बार बार रिपोर्टिंग करने जाता था, मैंने डॉक्यूमेंट्री की सीरीज़ बनाई थी कि बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे थे। तो वहाँ चित्रकूट के इलाके में मैं एक गाँव में गया, पाठा इलाका कहते हैं, वहाँ पानी बहुत ही कम है। तो वहाँ पे एक महिला जो है, उनका नाम था बदोलन बाई, वो हमारे पैरों पे गिर गई कि, और उन्होंने कहा अपनी लोकल लैंग्वेज में कि सब राजकाज होत दुनिया में, हमारे तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो एक रिपोर्टर जो है, ऐसे कोशिश की जाती है कि एक रिपोर्टर रोए ना किसी भी परिस्थिति में, आंख से आंसू ना निकले। मेरी आंख से निकला था उस समय। तो फिर मैंने ये प्रण किया कि ये ऐसे लोग कहते हैं कि आप लोग अपनी छवि बनाने के लिए किससे कहते हैं, लेकिन ये सच्ची घटना है। और ऐसे ही एक किस्सा हुआ था नियामगिरी में जब हम लोग गए तो वहाँ पर कोंद डंगरिया जनजाति के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें सभ्य क्यों बनाना चाहते हैं, आप हमें डेवलप क्यों करना चाहते हैं, हम इसी जीवन में खुश हैं। क्योंकि वहाँ पर नियामगिरी के जो पहाड़ है, वहाँ पर बहुत सारा बॉक्साइट है, करीब 75 मिलियन टन बॉक्साइट है वहाँ पर, और कोशिश की जा रही थी कि उसको निकाल लिया जाए। वेदांता एक कंपनी है, उसको उसका ठेका दिया जाए। तो इससे अगर ये होता तो वहाँ की जो हरियाली है, वहाँ पे 6 सालों भर बहने वाली नदियाँ वो सूख जाती, ख़त्म हो जाती। तो एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर असर पड़ता। तो भगवान का शुक्र है कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और कोंद डंगरिया जीते हैं। तो वो एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा था। मतलब दिलचस्प इसलिए कि भारतीय लोकतंत्र अपने शबाब में कि आम जनता की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये उसकी जीत की कहानी थी, इसलिए मुझे अच्छा लगा। दिल छूने वाली कहानियाँ हैं ये जी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पत्रकार का जीवन कितना कठिन है, तो कभी आपने ऐसी कोई कठिनाई का सामना किया है जिसकी वजह से आप लोगों को लगा कि आप अब पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए? नहीं, पत्रकारिता छोड़ने का कभी सोचा नहीं, क्योंकि जिस दिन पत्रकारिता में आए थे उसी दिन सोच लिया था कि बोखल में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना। तो पत्रकारिता छोड़ने का ख्याल नहीं आया। इसके अलावा ये तो गंभीर बात होगी, हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ तो ये बात कि अगर पत्रकारिता नहीं करें तो कुछ और करना आता भी नहीं है। घर में झाड़ू पोछा भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो पत्रकारिता करते हैं, एक ही काम आता है जीवन में। सर, ये सवाल आपके किताब से जुड़ा है। हाँ। आपकी किताब ये जो देश है मेरा, उन 5 राज्यों को दिल कचोटने वाली जो सच्चाई लोगों के सामने लाती है, पर इस किताब से हटकर कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? मैं वही जो कुछ कहानियाँ मैंने आपको 2 कहानियाँ बताई, अभी बदोलन बाई की कहानी बताई या लिंगराज आज़ाद की कहानी बताई नियामगिरी के, वो उन्हीं किताबों के किस्से हैं। असल में क्या है कि जैसे इसी में एक और रिपोर्ट है जो सहरिया जनजाति के बारे में है, जो कूनो पालपुर, जहाँ आपने सुना होगा अभी चीते आए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने चीते छोड़े हैं वहाँ पर विदेश से मंगा करके। तो वहीं एक जनजाति जो है जंगल के बीचों बीच रहती थी, हज़ारों साल से रहती आई थी, क्योंकि वो प्रिमिटिव ट्राइब है सहरिया जनजाति। तो बहुत सालों से चल रहा था ये कि वहाँ पर शेर को, बाघ को, चीतों को लाना है, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग परियोजनाएं चली, लेकिन इस पूरी कामयाब तो अब जा कर के हुई है, करीब 2 दशकों 3 दशकों से ये चल रहा है। तो वहाँ पर जो जनजाति थी सहरिया, उनको वहाँ से निकाल करके बाहर बसा दिया गया, लेकिन मुआवजे के तौर पर जो मिला था वो बहुत कम था, और वो एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया में सहरिया जनजाति की जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, वो ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई है। ये बहुत ही दर्दनाक किस्सा है, जो मुझे लगता है कि इस बारे में और लोगों को बात करना चाहिए। चीते लाने, बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है पर्यावरण के हिसाब से। हम एक नई प्रजाति को जो ख़त्म हो गई थी उसको लेके आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उन इंसानों का भी ख्याल रखना चाहिए जिनको इन चीतों की वजह से, या एशियाटिक लायंस लाने की जो योजना चल रही है वहाँ पर कूनो पालपुर में, या जो बाघ लाए गए, उनकी वजह से जिन इंसानों को बाहर किया गया है, उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, इस पर भी रिपोर्ट्स बननी चाहिए, और उस पर भी और अधिक रिपोर्ट्स आनी चाहिए। जी जी। जैसे सर हम जानते हैं कि आप किताबों का अनुवाद करते हैं। विजय त्रिवेदी जी की जो किताब है जिसका आपने एडिट किया था, संगम शरणम गच्छामि, उसके बारे में कुछ कहेंगे? असल में वो अनुवाद तो नहीं, अनुवाद कुछ वी.एस. नायपॉल की किताबों का किया है, कुछ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की किताबों का किया है, और भी बहुत सारे, सुरेश रैना है। हाँ। और अभी अशनीत ग्रोवर की किताब शायद आएगी, तो अशनीर ग्रोवर की। तो
जो वो संगम शरणम गच्छामि है वो संपादन किया मैंने उस किताब का। विजय त्रिवेदी बहुत जाने माने और मतलब गहराई वाले पाए के पत्रकार हैं, और उनकी जो किताब थी वो काफ़ी बड़ी उन्होंने लिखी, क्योंकि जब राइटर लिखता है तो बिल्कुल ही गंभीरता से उसके पास की जानकारियों का ख़जाना होता है। तो उस किताब में बहुत सारे दिलचस्प किस्से थे, उसमें ट्रिविया जिसको कहते हैं, जिससे आपको पॉलिटिकल जो कहानियाँ हैं, जो घटनाएं घट रही हैं सियासत में उस दौर में, जो जिस पूरे दौर की उन्होंने कहानी कही है, संघ का क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय लोकतंत्र पर, भारतीय जनता पार्टी के उत्थान पर, उस पर एक बहुत ही बारीक किताब है। तो बहुत ही मज़ेदार उसमें किस्से हैं कि किस तरह से संघ का विस्तार हुआ, और संघ ने किस तरह से एक सांस्कृतिक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन होते हुए यहाँ की राजनीति पर प्रभाव डाला। इसको पढ़ने की इसको जानने के लिए ये किताब बहुत ही ज़रूरी किताब है, और सभी छात्रों को मुझे लगता है पढ़नी चाहिए। जी सर, ये हमारी क्लास से जो जैसे आप शिक्षक हैं हमारे, तो हमारी क्लास का ये सुप्रसिद्ध तो नहीं, मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है। हाँ। कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं, उसके साथ साथ आपने शिक्षक बनने का फैसला कब लिया, ये सब जानना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको। मुक्तिबोध एक बहुत बड़े राइटर हैं, हिंदी के रहे हैं, मतलब तो नहीं रहे। तो उनकी कहानी है, उसका नाम है ब्रह्म राक्षस का शिष्य। उसमें क्या होता है कि एक आदमी जो है, उसके पास जो नॉलेज होता है उसको बांटता नहीं है, और उस नॉलेज को अपने साथ साथ लिए मर जाता है, तो वो ब्रह्म राक्षस में यानी भूत में बदल जाता है, प्रेत में बदल जाता है। और उसको उस प्रेत योनि से तभी मुक्ति मिलती है जब वो अपने ज्ञान को छात्र में बांट देता है, किसी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो अगर आपने जो सीखा है उसको आप किसी और तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा है। तो हमने जो ज्ञान, तो मैं नहीं कहूँगा, जो तजुर्बा हमने हासिल किया है रिपोर्टिंग के ज़रिए या पत्रकारिता में या अलग अलग संस्थानों में काम करके, उसको आप तक पहुँचाने के लिए और एक गंभीर, एक जिम्मेदार नई पत्रकारी पीढ़ी को कुछ बताने के लिए जो हमने सीखा है उसको थोड़ा सा आप तक पहुँचाने के लिए, इसलिए शिक्षक बनने का फैसला तो नहीं है, शिक्षक के रूप में कर रहे हैं। शिक्षक नहीं है असल में, जो शिक्षक बनने की योग्यता है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो एक सीनियर होने के नाते मैं आपसे साझा करता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं साझा करता हूँ। ये जानकर हमें बहुत खुशी होती है कि, और हम शुक्रगुजार भी हैं कि आप जैसे हमें शिक्षक मिला। सर की क्लास का एक बेहद अनूठा किस्सा है, वो ये है कि सर कभी पीपीटी या फिर ब्लैक बोर्ड से नहीं पढ़ाते हैं। सर हमेशा अपने जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, या जो उन्होंने अपने आप देखा है, उन्हीं को वो क्लास में आके बताते हैं। और इन्होंने हम लोगों से एक ऐसा नाता बना लिया है कि हमें कभी लगा ही नहीं कि कोई हमसे इतने बड़े, इतने अनुभवी लोग हमारे साथ बैठे हैं। सर की क्लास हंसी ठिठोले, मजाक और खूब सारी सीख के साथ कब निकल जाती है हमें खुद ही नहीं पता चलता है। थैंक यू। मुझे भी नहीं पता चलता कि कितनी देर में जल्दी से क्लास खत्म हो जाती है। सर, जो विद्यार्थी रेडियो में लेखन या फिल्मों के लिए लेखन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लेखन करने के लिए सबसे बड़ी बात, पहली बात कि लिखना आना चाहिए। पहली बात, लिखना आना चाहिए का मतलब है कि उस माध्यम के हिसाब से कैसे लिखेंगे आप। रेडियो की लेखन शैली अलग होती है, फिल्मों के लिए स्क्रिप्टिंग या कहानी लिखने का अंदाज़ अलग होता है। और ये सब अगर रेडियो के लिए लिख रहे हैं तो वो लीनियर होगा, अगर फिल्मों के लिए लिख रहे हैं तो आप एक कंज्यूमर के लिए लिख रहे हैं कि आप जो लिख रहे हैं वो अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। जो बात या कहानी आपको कहनी है उसमें दिलचस्प तरीके से उसको, कि अगर आपने कोई सीख भी देनी है, आप कोई एक संदेश भी देना चाहते हैं, वो इतने दिलचस्प तरीके से लिखना होगा कि वो समझ में आ जाए। असल में फिल्में क्या होती हैं, फिल्में 60 सीन में बदली जाती हैं, 60 छोटे छोटे 90 सेकंड के आप समझ लो कि वो विज्ञापन है। तो जैसे आपने अद्भुत भारत का या इनक्रेडिबल इंडिया के विज्ञापन देखे होंगे, उस तरह के विज्ञापन होते हैं 60 अलग अलग सीन। पर एक ही कहानी अगर लिख रहे हैं उसका एक ही सूत्र है, किसी भी सीन में देर से पकड़ो, जल्दी छोड़ो, बेवजह बात लंबी मत करो। ये फिल्म का है। वेब सीरीज़ में थोड़ा आप छूट ले सकते हो, लेकिन अगेन हर एपिसोड उसमें इतना टाइट होता है, हर एपिसोड में एक हुक देना पड़ेगा आपको। हुक नहीं देंगे आप कहानी में तो अगला एपिसोड कोई क्यों देखेगा। तो ये कोशिश ये करें कि आखिर अगर वेब सीरीज़ लिख रहे हैं तो एपिसोड के आखिर में कोई कहानी में कैसा हुक डाल दें कि अगला एपिसोड बिल्कुल सुनने के लिए, देखने के लिए आदमी परेशान रहे कि नहीं कब आएगा। या फिर अगर सीज़न ख़त्म हो रहा है तो सीज़न के आखिर में ऐसा हुक डाल दें कि आप बताएं कि अगले सीज़न में क्या होगा। तभी लोग, आप जैसे GOT आपने सब ने देखा होगा, GOT देखा होगा, वाइकिंग्स देखा होगा, हर एपिसोड में, हर सीज़न के अंत में ऐसा हुक होता है कि लोग परेशान रहते हैं कि अगला सीज़न कब आएगा। सर, 2 शब्द हमारी क्लास के लिए या हम लोगों के लिए? 2 शब्द में तो बांटना मुश्किल है बहुत सारा शब्द कहना होगा।
देखिए, आप सब बडिंग जर्नलिस्ट हैं, कली हैं अभी, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि खूब सारा पढ़िए और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर नज़र बनाए रखिए, सक्रिय रहिए उन पर। खुद रील बनाना ज़रूरी नहीं है, दूसरे के रील्स देखते रहिए, लोग क्या ट्रेंड कर रहे हैं, उसमें से खबरें निकलती हैं, ट्वीट क्या कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं। बहुत सारे राजनेता हैं, उनके जो जीवनियाँ हैं या उनके जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों पढ़िए। इससे आपको भारत के सियासत में क्या घटा है ये पता चलता रहेगा। इसी तरह अगर आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, खेल पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आपको उस खेल के बारे में बुनियादी तौर पे सभी नॉलेज होना चाहिए। उससे जुड़ी हुई चीज़ें, किससे ट्रिविया, क्योंकि लोग ट्रिविया सुनना पसंद करते हैं कि पर्दे के पीछे ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, महेंद्र सिंह धोनी ने क्या विराट कोहली को कभी डांटा भी था, या विराट कोहली ने क्या कभी, या श्रीसंत को हरभजन ने थप्पड़ कैसे मारा। इस तरह की घटनाएँ जो ट्रिविया होती है उस पर निगाह बनाए रखें। हमें पत्रकारिता में सब कुछ नहीं कहना होता है, कुछ तो बचा के हम रखते हैं जो ज़रूरी नहीं कि पर्दे पे है, लेकिन जब आप उस ट्रिविया के साथ, उस कहानी के साथ अपनी कहानी लिखेंगे तो एक रेफरेंस पॉइंट, एक प्रस्थान बिंदु बनेगा और उससे आपकी कहानी, आपकी स्टोरी जो भी है वो बहुत ही अच्छी और स्टैंडर्ड की बनेगी। तो अच्छा लिखें और अच्छा पढ़ें, जितना लिखें उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ें, यही सीख है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ITMI TV में आप सभी लोग फिर से बने रहिएगा, हम फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।